हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली, और उसके अलावा केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, उनको बैलेंस वगैरह कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, बिकॉज पूरी की पूरी केमिस्ट्री का एक तरीके से फाउंडेशन है। केमिकल रिएक्शंस नहीं पता होंगे, केमिकल इक्वेशंस नहीं लिख सकते तो केमिस्ट्री में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला तो बात यही होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या, एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं दैट इन्वॉल्व्स, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर सब्सटेंसेस। हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मैटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। It is a process that involves one or more substances called reactants that interact with each other to form new substances। इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से यहाँ तक बेसिकली बात। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर होता यह है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, यानी कि कुछ हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं। इस तरह से हम लोग देखो इनको लिखते हैं, जैसे रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, रिएक्टेंट 1 प्लस मान लेते हैं कि रिएक्टेंट 2। हमारे पास 2 रिएक्टेंट है यहाँ पे। रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्ट करें आपस में, और ये क्या करते हैं, आगे चल के प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 1 और मे बी प्रोडक्ट 2। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, और उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर एटम्स का, यानी कि बेसिकली होता क्या रियलिटी के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और उस वजह से हमारे पास कुछ क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, कुछ नए तरह के सब्सटेंसेस बन जाते हैं। इसी प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात हमको ये समझनी होती है यहाँ पे कि कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। व्हेन कैन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो यानी कि कंडीशंस क्या होंगी फॉर केमिकल रिएक्शन, कब कह सकते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन द कलर। ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई कलर वगैरह जो है ना, जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उनका क्या पता कलर चेंज हो गया हो। ठीक है, क्या पता उनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होती है ना वो चेंज हो गई हो। ठीक है, क्या पता उनका अंदर से कोई गैस निकल गई हो, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी हो सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर, क्या पता चीज़ें जो निकली हों वो गर्म हो गई हों, चेंज इन टेम्परेचर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। केवल एक से लेना देना नहीं कि केवल चेंज इन स्टेट हो गया। केवल चेंज इन स्टेट अगर होगा तो उसको हम लोग जो है ना केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते। मेरा कहने का मतलब मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सपोज कर आपके पास आइस है। ठीक है, आइस पिघल के क्या बन गई, पानी बन गई ना, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा कुछ नए तरह के सब्सटेंसेस बनने चाहिए। केवल चेंज इन स्टेट का यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन द टेम्परेचर मार्क्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दीज थिंग्स क्या करते हैं, ये सिग्निफाई करते हैं, मार्क्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एग्जिस्टेंस बोल दो या फिर एक अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा अकरेंस बोल देते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या कि हुआ है। मार्क्स दी
अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार यही बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर इनमें से कुछ हुआ भी है तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चारों चीज़ों में से कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि केमिकल रिएक्शन सच में हुआ भी है, जैसे मैंने आपको चेंज इन स्टेट वाले एग्जाम्पल से बताया। आगे चल के भी हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दो बातें आप लोगों ने यहाँ पे सीख ली, पहली कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा ये कि कंडीशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं और क्लियर हो जाएगा हमको अच्छे से, ठीक है। तो मैं कुछ आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लिख देता हूँ एग्जांपल्स, आपको ये पता लगाना है इनमें से कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है और कौन सा वाला नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल सा काम कर दिया, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां काट दी, ठीक है, चाकू से किसी चीज़ से, तो क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन है ना। पहले चीज़ें बड़ी बड़ी थी, बाद में छोटी छोटी हो गई, साइज़ बदल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, केवल एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हो, फिजिकल चेंज बोल सकते हो आप यहाँ पे, बस और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सेकेंड आपने ले लिया, मान लेते हैं पानी को आपने गर्म किया, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर आपने पानी को गर्म किया है तो ये तो है नहीं ना कि वो वाटर से कुछ और बन गया, ठीक है, स्टीम भी बन गया। देखो अगेन स्टेट चेंज हो सकती है मे बी, है ना, लेकिन मैंने बोला ना आपको कि स्टेट अगर चेंज हो भी रही है तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ये जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं चारों के चारों, ये क्या है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, लेकिन गारंटीड कंडीशंस नहीं है ये, ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर वाले केस में भी क्या होगा, ये भी केवल एक फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि क्या पता जो पानी था आपका, आपने गर्म कर करके उसको स्टीम बना दिया, उड़ा के रख दिया सारा का सारा, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एग को बॉईल कर दिया, बॉइलिंग ऑफ एग, तो क्या ये है फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, तो आंसर है ये केमिकल चेंज है। ये क्या है, केमिकल चेंज है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, अंडों के अंदर होता है प्रोटीन, आप लोगों को पता ही होगा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एग्स हमारे लिए हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो एग्स के अंदर क्योंकि प्रोटीन होता है, तो जो प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप उसको हीट कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो कोएगुलेट कर जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हुआ क्या हुआ, ये कि कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस एंड दिस मार्क्स द केमिकल चेंज इन बॉइलिंग ऑफ द एग। तो ये बहुत ज़रूरी एग्जांपल आपको याद रखना है कि अगर आपने कभी भी अंडे को उबाला है तो अंडे के अंदर क्या होगा, हमारे पास कोएगुलेशन हो जाएगा प्रोटीन का, एंड उस कोएगुलेशन की वजह से केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि पहले कुछ और सब्सटेंसेस थे, अब कुछ और बन चुका है, कुछ नया सब्सटेंस बन चुका है। और ख़ास बात क्या है यहाँ पे, उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है किससे, पहले वाले सब्सटेंसेस से। तो अगर केमिकल रिएक्शन की नेसेसरी कंडीशन की अगर कोई बात करे कि बोले यार नेसेसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ना, किसकी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ और जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कंप्लीटली क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दो ज्वलनशील गैसेस, दो सबसे ज़्यादा जलने वाली जो गैसेस हैं वो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है ना। कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के दोनों क्या है, कंप्लीटली क्या है, फ्लेमेबल है, जल सकती है, आग लग सकती है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन जब वो दोनों के दोनों मिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन के अंदर तो वो पानी बना देते हैं, और पानी आपको पता है कंप्लीटली कि ज्वलनशील है ही नहीं, यानी कि वो जल नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी क्या होंगी, हमेशा वो चेंज होंगी। अगर दो रिएक्टेंट मिक्स करेंगे तो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ और जो नया चीज़ बन रहा है उनकी प्रॉपर्टी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हो गया हमारा, एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। बॉइलिंग ऑफ एग हम लोगों ने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। चलो बॉइलिंग हो गया। इसके अलावा जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अंडे फोड़ने के बाद फेंटते हैं, है ना, विपिंग ऑफ एग्स बोलते हैं उसको, विपिंग ऑफ एग्स। तो क्या आप उसको बोल सकते हो केमिकल चेंज, तो उसको नहीं बोल सकते केमिकल चेंज, ये केवल क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि देखो जब आपने अंडे को बहुत देर तक फेंटा ना तो उसका मे बी कलर चेंज हो सकता है। जैसे कई लोग बनाते हैं क्लाउडी एग्स वगैरह, उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने का कारण क्या है, हवा जो है ना वहाँ पे भर जाती है। जितना आपको सॉफ्ट ऑमलेट बनाना है या फिर जो भी आप बनाने वाले हो एग से रिलेटेड डिशेज, केक वगैरह के अंदर या ब्रेड में, तो उस केस में क्या होगा, जब इसको बहुत देर तक आप फेंटते हो, विपिंग करते हो, तो उसके अंदर हवा भर जाती है और उस हवा की वजह से वो फ्रॉदी फ्रॉदी फोमी सा हो जाता है, एक तरीके से झाग जैसा जो दिखने लग जाता है वो। तो वहाँ पे केवल एक फिजिकल चेंज हुआ है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है।
फिफ्थ क्या हो सकता है, विपिंग ऑफ एग्स के अलावा हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए आपने क्या करा, आपने नमक पानी का घोल बना दिया, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ले लो या शुगर सिरप ले लो, यानी कि अपने क्या करते हैं चीनी और पानी का घोल बना दिया, तो क्या कहलाएगा वो, ये भी फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, ये भी केमिकल चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर जो मिक्स हो भी गए तो कुछ नया नहीं बन गया है, यानी कि हम इनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना, कैसे, आप पानी को बॉईल करो, नमक सारा का सारा नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कुछ नया आपने नहीं यहाँ पे डेवलप किया है, कुछ नया बना नहीं है, दैट इज़ वाई आप क्या बोलोगे कि ये केवल एक फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिक्स्थ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अलावा मान लेते हमने कोई गैस जला, जैसे आपने अपना किचन के अंदर आपने स्टोव को ऑन किया, तो क्या होता है उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं बर्निंग ऑफ गैस। जो बर्निंग ऑफ गैस होती है ये एक केमिकल चेंज होता है। क्यों केमिकल चेंज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, आपके पास यहाँ पे वाटर बनता है जिसको H2O बोलते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली अगर क्लीन कंबस्चन है, यानी कि कोई इसके अंदर ज़्यादा स्मोकी नहीं थे या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई एक अच्छी सफिशिएंट मात्रा में थी, तो उस कंबस्चन को या उस बर्निंग ऑफ गैस को हम लोग बोलेंगे क्या कि H2O एंड CO2 निकला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस निकल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ गैस। गैस के अंदर क्या क्या भरा हुआ था, जैसे कि मान लो गैस के अंदर सल्फर भरा हुआ था तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाएगी, जो एक अनहेल्दी है हमारे लिए, पॉइजनस गैस हो जाती है, अगर ज़्यादा सूंघेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जैसे CO2 गैस निकल रही है यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, कार्बन मोनो, यहाँ पे डाई है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कब, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो ये भी गैस निकल सकती है। ये गैस जो है आपके हीमोग्लोबिन के साथ जो है ना इंटरेक्ट करके आपको सफोकेशन प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि आपको जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं आज भी रूरल एरियाज़ में, जो गांव वगैरह जैसे जो एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं सर्दियों में अंगीठी जला लेते हैं, चूल्हा टाइप होता है ना, जैसे कई लोगों के देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में, बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है उनके पास एक वो होता है रूम के अंदर क्या लगा रखा होता है उन्होंने, बॉनफायर टाइप, जहाँ पे वहाँ वहाँ जला के आराम से साइड में बैठते हैं, लेकिन उनका पूरा चिमनी सिस्टम होता है, बढ़िया सा एग्जॉस्ट सिस्टम होता है जहाँ सारा धुआं बाहर निकल जाता है। लेकिन जो रूरल इंडिया है, जो रूरल पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के, अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं हीटर में जो है ना आग लगा के थोड़ा सा वो चारकोल वगैरह कुछ भी जला लेते हैं रूम के अंदर और रूम को बंद कर लेते जिससे रूम गर्म रहे। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन उस रूम की ख़त्म होना स्टार्ट होती है और इवेंचुअली वहाँ पे CO2 बनने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, जिससे वो लोग सोते सोते ही मर भी सकते हैं, ठीक है, सफोकेशन से। तो इसलिए बर्निंग ऑफ गैस क्या कहलाएगा, एक केमिकल चेंज कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बनने वाली हैं। H2O बनता है, CO2 तो बनता ही बनता है, ये 2 चीज़ें तो देखो बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी गैसेज बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकती है, इस तरह से बहुत सारी गैसेज हैं जो बन सकती हैं, ठीक है, और यही सारी की सारी चीज़ें जो है ना पॉल्यूशन का कारण भी बनती हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा और एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी आइसक्रीम है आपके पास या फिर कुछ और आपके पास आइस, जैसे मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपके पास, मेल्टिंग ऑफ आइस के अलावा दूध फट गया, यानी कि दूध फट के क्या बन गया, दही बन गया, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ कर्ड, या फिर आप बोल सकते हो मिल्क टर्निंग सार, है ना, मिल्क टर्निंग सार। दूध जो है फट के दही बन गया, खट्टा हो गया वो, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, तो आंसर है बिल्कुल है, ये यस, ये केमिकल रिएक्शन है। और ये क्यों है तो ये बताता हूँ मैं आपको, देखो क्यों है। दूध के अंदर ना शुगर होती है, ठीक है, कौन सी शुगर होती है, दूध के अंदर एक शुगर होती है और उसका नाम होता है लैक्टोस, ठीक है। कई लोग को लैक्टोस इंटॉलरेंसी होती है, इसका मतलब क्या होता है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो पेट है, स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती लैक्टोज को। लेकिन इंडिया में क्या एक कल्चर, एक ट्रेंड है कि भाई हर किसी को दूध पीना चाहिए, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, पर इन रियलिटी कईयों का जो है ना ये पेट खराब कर सकता है ये दूध, और उन लोगों को बेचारों को बहुत सालों बाद, कई टाइम के बाद पता चलता है। कई सारे बच्चे हैं जिनको दूध पीते हैं तो उल्टी वगैरह आ जाती है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है दूध पीने से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, उनको क्या है लैक्टोज
इंटॉलरेंसी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके कम से कम पीना चाहिए। वैसे तो ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर स्टार्ट करना भी है पीना, ज़बरदस्ती दूध पीना ही है आपको, तो स्टार्टिंग में कोशिश करिए 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, और इस तरह से धीरे धीरे करके डाइल्यूट करके पानी मिला मिला के पीजिए, सो दैट आपकी बॉडी जो है ना वो क्या करने लग जाए, उसको धीरे धीरे करके अडेप्ट हो जाए डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो लैक्टोज होता है मिल्क के अंदर, और लैक्टोज के साथ साथ एक बैक्टीरिया भी होता है जो हार्मफुल नहीं होता बिल्कुल भी हमारे लिए, और उसका नाम है लैक्टोबैसिलियस। कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस शुगर को, जो लैक्टोज है ये शुगर है, ठीक है, इस शुगर को तोड़ता है, क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके ना एक एसिड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या हुआ, थी क्या आपके पास पहले लैक्टोज जो कि एक शुगर थी, बाद में क्या बन गई वो जाके, बाद में बन गई वो एसिड। तो पहले था वो शुगर, बाद में क्या बन गया वो एसिड। इसको ए नहीं, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये रिएक्टेंट है, हमारा इनिशियल चीज़ है ना, ये रिएक्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, और इसको क्या बोल देंगे इवेंचुअली, प्रोडक्ट बोल देंगे। किसने हेल्प करी? इस बैक्टीरिया ने करी, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलियस है। तो लैक्टोबैसिलियस ने क्या किया, लैक्टोज को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया। लैक्टिक एसिड की वजह से ही इसका जो टेस्ट होता है एसिड है, खट्टा होता है, एंड दैट इज़ वाई जो आपका दूध होता है वो आपको खट्टा फील होता है, ठीक है। जब आप उसको पीते हैं तो क्या बन गई, वो दही बन गई वहाँ पे, ठीक है। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक? तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन। लैक्टिक एसिड ही है, जब एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हो कभी कभी तो आपकी बॉडी में पेन होने लग जाता है ना, उसका भी कारण यही है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में भी बायो के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ना मेटाबॉलिज्म, जो आपका सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पर इवेंचुअली आप डेली कर करके आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन की, जो एक्चुअली होता है क्या, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, और नए सेल्स आते हैं। जितने नए सेल्स होंगे उतने ही ज़्यादा एफिशिएंटली वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकेंगे, एंड सिंस वो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस उतनी ही कम होगी, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस कम होगी तो लैक्टिक एसिड बनने के चांसेस भी कम होंगे। इसीलिए धीरे धीरे करके अगर आप एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो तो आपकी बॉडी में पेन होना कम हो जाता है, यही कारण है उसका भी, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सेटिंग ऑफ कर्ड क्या है, एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे आपके दरवाजे वगैरह होते हैं, खिड़कियां होती हैं लोहे की जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं कभी कभी, है ना, रस्टिंग बोलते हैं ना उसको हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या ये केमिकल चेंज है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, ये बिल्कुल केमिकल चेंज है। मैंने पीछे लिख दिया केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल चेंज लिख देते हैं यहाँ पे भी। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ मिलके, आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ मिलके आयरन ऑक्साइड बना देता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी तो आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस कहला सकते हैं और क्या क्या नहीं कहला सकते हैं, ठीक है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर जो होता है वो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। और सिंस एक नई चीज़ बन गई हमारे पास जिसकी कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक केमिकल चेंज कहलाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा किसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे और किसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकेस आपको लगता है कोई और भी केस है जो आपको लगता है कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देके आपको बता दूंगा रीजन के साथ कि क्यों उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे या फिर उसको हम लोग फिजिकल चेंज या कोई भी और चेंज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना था, पॉइंट नंबर 3 है बॉइलिंग ऑफ एग, जो कि केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा दूध वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन भी, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक फिजिकल चेंज है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कंडीशन क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि कब आप बोलोगे गारंटीड केमिकल रिएक्शन हुआ है, जब आप बोलोगे कि प्रॉपर्टीज़ जो है रिएक्टेंट की और जो नई चीज़ बनी है यानी कि प्रोडक्ट की वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, देन ओनली वी कैन से दैट द
केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, ये सब के सब कुछ प्रेजेंस हैं जो एग्जिस्ट हो सकती हैं उसके अंदर, कि भाई कलर चेंज हो जाएगा मे बी, या स्टेट चेंज हो जाएगी, या एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया, कुछ नया बनना चाहिए। ठीक है, कुछ नया बनना चाहिए, कुछ मैटर नया नहीं बनता है, बस रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे एटम्स का, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एटम होता है, उस वजह से कुछ नया बन जाता है। पर इन रियलिटी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वाली कंडीशन यहाँ पे पूरी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब हमारा टॉपिक नंबर 4 आ गया, जिसका नाम है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज है केमिस्ट्री की, है ना, इसी में हम लोग सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन होता है ये ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ये कैसा दिख सकता है आपको, ऐसा दिख सकता है कि A+B से क्या बन गया, C+D बन गया। A+B से क्या बन गया, C+D+E बन गया। मे बी 1 से 2 से 2 बन गए, 2 से 3 बन गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है A से 2 बन गए। इसी के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाला आगे चल के। मैं आपको बस एक सिंबल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि A+B से कुछ C बन गया। इसके अलावा बहुत सारे, तो मैं आपको केवल एक स्केलेटन दिखा रहा हूँ, एक जनरल फॉर्म दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे रिएक्शंस दिख सकते हैं। आपको पता चल गया ऑलरेडी, केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और राइट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, छोटे से। ठीक है, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको कैसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, मैंने ले लिया कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोनों के दोनों क्या हैं, ज्वलनशील गैसेज हैं, इनफ्लेमेबल गैसेज हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, देखो हाइड्रोजन जो है ना वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो H2+O2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से H2O आ जाएगा। ठीक है, ये बना दिया मैंने क्या, वाटर। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिल के क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। फिर इसके बाद हमको बैलेंसिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, आगे चल के देखेंगे बैलेंसिंग क्या होती है। पर अभी राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूँ को करने क्या वाले हैं। डिटेल में हम लोग आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आप बोलोगे 2 है। ऑक्सीजन के कितने, आप बोलोगे 2 है। यहाँ पे नोटिस करो ऑक्सीजन कितनी लिखी है, 1 लिखी है, लेकिन हाइड्रोजन कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। तो अगर मुझे ऑक्सीजन भी 2 करनी है तो मुझे आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2H2O बन गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 2 × 2 4 हो गई। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होना चाहिए वो ऐसा दिखना चाहिए रियलिटी में। कैसा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। बस मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि कैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। तो ये पहला मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, तो मेटल की एक पतली सी तार ले लिया आपने जिसको रिबन बोलते हैं। मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाओगे उसको, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो Mg जलाने का मतलब हमेशा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो Mg+O2 से क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg+O2 से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक वाइट पाउडर होता है। क्या होता है, ये वाइट पाउडर होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान देना होता है। पहली बात का आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे ये कि मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्या होना चाहिए, क्लीन्ड, या हम लोग बोल सकते हैं उसके ऊपर क्या करना होता है, हमको रबिंग करनी होती है। किससे, आपके पास एक पेपर होता है ना, सैंड पेपर बोलते हैं उसको, थोड़ा सा रफ सरफेस सा होता है, वो क्या करता है ऊपर की लेयर रिमूव कर देता है। मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड प्रॉपरली बिफोर बर्निंग। क्यों ऐसा, इसलिए टू रिमूव दी
मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, ये वाली जो लेयर होती है ना MgO की लेयर, वो उसके ऊपर जम जाती है। यानी कि आपके पास मान लेते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, ये रहा, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन है आपके पास। इसके ऊपर क्या होगा, छोटी सी ना एक लेयर जम जाएगी ये वाली, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हवा में देखो ऑक्सीजन तो है ही, ये ऑक्सीजन क्या करेगी, Mg के साथ रिएक्ट करके ना एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की छोटी सी लेयर बना देगी ऊपर। और ये लेयर क्या करेगी, अगर आप इसे जलाने की कोशिश करोगे Mg को, तो ये उसको डिस्टर्ब करेगी, जलने नहीं देगी। दैट इज़ वाई वी नीड टू रिमूव दैट लेयर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए उसको हम लोग क्लीन करते हैं, किससे, सैंड पेपर से कर देते हैं, रब कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड प्रॉपरली बिफोर बर्निंग, और जब ये बर्न हो जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वो वाइट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, वाइट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर की फॉर्म में बनेगा, क्योंकि आपने जला दिया उसको, तो ये कैसे बन जाएगा, एक वाइट पाउडर की फॉर्म में बन जाएगा। मैग्नीशियम का कलर क्या होता है, तो इसका आंसर थोड़ा सा सिल्वरी वाइट, जैसा मैंने ये कलर जैसे लिख रखा है ना यहाँ पे, काइंड ऑफ ऐसा कलर दिखता है हल्का हल्का सा, तो ये सिल्वरी वाइट सा कलर होता है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अ सिल्वरी वाइट सब्सटेंस व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अ वाइट पाउडर, ठीक है। नेम द सब्सटेंस, तो आप बोल सकते हो कि वो सब्सटेंस क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, यानी कि जलाया ऑक्सीजन सप्लाई के दौरान, है ना। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा कैसे वो, उसके बाद क्या बनेगा आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि एक वाइट पाउडर होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत रही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमको कैसे पता चला कि MgO बनेगा, Mg2O बनेगा, Mg3O बनेगा, ये कैसे पता चला, ये तो आप लोगों ने देखो ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ा था। मैं एक बार यहाँ पे रिविजिट करा देता हूँ कि हाउ MgO इज फॉर्म्ड, ठीक है, हाउ MgO इज फॉर्म्ड। तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। हमको यार दो चीज़ें पता है। पहली बात हमको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, जिसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम के बाद आ रहा है मैग्नीशियम, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 282, ठीक है। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका जवाब होगा 2, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6, ठीक है। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी लूज और गेन्ड फॉर क्या, कंप्लीटिंग दी ऑक्टेट, यानी कि आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को लूज करना चाहिए या फिर गेन करना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। तो मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, ये 2 लूज करेगा तो +2। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ये 2 गेन करेगा तो इसलिए -2, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो Mg यहाँ लिख दिया, O यहाँ लिख दिया, आप लोगों ने पढ़ा है ये सब कुछ पहले भी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको आपने क्या बोल दिया, +2, इसको आपने क्या बोल दिया, -2। उसके बाद आप कर देते हो क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो आपके पास क्या बन जाता है, Mg2O2। हमें पता है जब नीचे दोनों के दोनों सेम दे रखे होते हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधा लिख सकते हो क्या, MgO, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा होता तो रिमूव हो जाता है, MgO, यानी कि 2 Mg 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तो 1 Mg कितनी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, 1 के साथ, तो डायरेक्टली आप उसी फॉर्म में लिख दो इसको। तो हम लोगों ने लिख दिया क्या, MgO, दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। बेसिकली आयंस के फॉर्म में लिखते हैं वैसे तो हम लोग इसको ऐसे, Mg+2 और O2-, लेकिन वही मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ऊपर इस तरह से लिख के दिखा दिया। तो आई होप आपको ये भी याद आ गया होगा कि किस तरह से बनता है। इसी तरीके से सपोज करो मुझे सोडियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाना होता, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे। 3rd, इस बार क्या हो गया, मेरे पास सोडियम दिया हुआ है और ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम को अगर मैंने जलाया तो क्या होगा, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ये कैसा दिखेगा, आप देखो यहाँ पे सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन का लिखते हैं O2। तो यहाँ पे क्या बनेगा मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन मार्क है ये, कितना होगा मैं ये दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे हम लोग देखो सबसे पहले लिखेंगे Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 281 हो जाएगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी देखा था हम लोगों ने ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2,6 लिख दोगे। इसकी वैलेंसी को आप बोल दोगे +1,
इसकी वैलेंसी को आप बोल दोगे -2। तो यहाँ पे लिख दो Na, नीचे लिख दो +1, ऑक्सीजन के नीचे आप क्या लिख दोगे डायरेक्टली -2। इधर इसको क्रॉस करोगे, इधर इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा Na2O। तो यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे वो क्या आएगा Na2O। तो यानी कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा सोडियम ऑक्साइड बनता है, जो कि किससे लिखा जाता है Na2O से लिखा जाता है। तो आई होप आपको छोटी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और लिख देता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। ये करने के लिए आपको सारे के सारे सिंबल्स याद होने चाहिए अच्छे से, है ना। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, अगर ये याद नहीं हो तो कैसे बात बनेगी। इसके अलावा आपको सारे के सारे कंपाउंड्स और आयंस जो थे ना, जो हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, वो सारे के सारे याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड आयन का सिंबल क्या होता है, इसके अलावा फॉस्फेट का कितना होता है ना। तो ये सारे अगर आपको सिंबल्स नहीं याद होंगे तो बड़ी मुसीबत यहाँ पे हो ही जाएगी। जैसे सल्फेट का सिंबल आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि वो सारे के सारे सिंबल्स वगैरह याद कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लूंगा और एक बार आपको वो सारे के सारे आयंस फिर से रिवाइज करा दूंगा, सो दैट कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आपको दोबारा से पिछली बुक्स को खोलने की देखने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए कायदे से, लेकिन इन केस नहीं भी याद होगा तो मैं इसको सारा का सारा दोबारा से गो थ्रू करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह देख लिए, सारे के सारे कंडीशंस वगैरह देख डाली, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस लिखना सीखेंगे, लिखते कैसे हैं और बैलेंसिंग वगैरह कैसे करते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे जाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह ये सब भी हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आई होप आज की आज जो भी कुछ मैंने कवर कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।